हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सबके सामने एशियन पेंट्स का बिजनेस का एनालिसिस करने वाला हूं, जो मेरा फेवरेट बिजनेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको एशियन पेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। एशियन पेंट्स पूरी दुनिया का अभी तक का सिर्फ एक अकेला लौता एक बिजनेस है जिसने अपने रेवेन्यूज को 20% से ग्रो किया है हर साल फॉर मोर देन 60 ईयर्स। दुनिया में ऐसा कोई और बिजनेस नहीं है जिसने मोर देन 20% से अपने रेवेन्यूज ग्रो करे हो फॉर मोर देन 60 ईयर्स, बट एशियन पेंट्स ने कर दिखाया है। उसके अलावा एशियन पेंट्स का लास्ट 40 ईयर्स के अंदर, जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब से इसका प्राइस जो है 3000x हो चुका है, मतलब 3000 गुना बढ़ चुका है इसका प्राइस एशियन पेंट्स का। और इसने, अगर मैं आपको सीएजीआर टर्म्स में बताऊं, तो 22% का सीएजीआर रिटर्न दिया है फॉर पास्ट 40 ईयर्स। और एशियन पेंट्स अपना बिजनेस हर 3 साल में डबल कर लेता है। ठीक है। अब हम एशियन पेंट्स के पीछे जो दिमाग था, एशियन पेंट्स के क्रिएटर फाउंडर चंपकलाल चौकसी की एक कहानी देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं किस तरीके से उन्होंने एशियन पेंट्स जैसी एक महान कंपनी को खड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चंपकलाल चौकसी ने पूरी पेंट इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। पेंट इंडस्ट्री जैसे पहले काम करती थी, अब वो वैसे नहीं रहने वाली थी। तो चंपकलाल चौकसी ने किया क्या? 1969 से पहले पहले तक एफएमसीजी गुड्स की तरह ट्रीट होते थे पेंट्स जो थे। ठीक है। उनको एफएमसीजी गुड्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और ये बहुत सारे मिडिलमैन के थ्रू होके जाया करता था। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, जिसको हम डीलर्स भी कहते हैं, इनके थ्रू जाता था, जिसकी वजह से जितनी भी पेंट कंपनी थी उनके बहुत थोड़े से मार्जिन रहते थे। लेकिन एशियन पेंट्स ने एक कमाल की चीज करी यहाँ पे। एशियन पेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को इक्वेशन से ही हटा दिया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने सीधा रिटेलर्स को डिलीवर करना शुरू कर दिया अपने पेंट्स को। और इसी सिर्फ इस चेंज की वजह से उनके 20% मार्जिन बढ़ गए। जो 20% अपने मार्जिन वो देते थे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, उनको नहीं देना पड़ रहा था। उसके अलावा 1970s के अंदर जो चंपकलाल चौकसी, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने उस टाइम पे 1970s में आईबीएम से एक सुपर कंप्यूटर खरीद लिया, और वो उस टाइम पे 1970s में उनको कॉस्ट उनकी आई 8 करोड़ रुपीज। अगर आज के टर्म्स में बताऊं तो उन्होंने कितने रुपए खर्च करे होंगे, तो 362 करोड़ रुपीज अप्रोक्सीमेटली उन्होंने खर्च करे थे। अगर हम आज के टर्म्स में देखें, एक सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए। और ये इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970s में लिया, जो किसी भी आईआईटी से 10 साल पहले और किसी भी और बिजनेस से इंडिया के अंदर 21 ईयर्स पहले था। और उन्होंने इस सुपर कंप्यूटर का करा क्या? उन्होंने इस सुपर कंप्यूटर से मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने कैसे कहते हैं डेटा कलेक्ट किया? उन्होंने किया क्या? जिस भी एरिया के अंदर, जिस भी एरिया के अंदर, पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, कौन से रिटेलर के पास कि कौन से साइज के, कौन से कलर के, कितनी बार कौन सा पेंट बिक रहा है, हर एक चीज के बारे में उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। और उसके ऊपर उन्होंने डेटा एनालिसिस अप्लाई किया। और डेटा एनालिसिस के यूज की वजह से उनके पास इतने बढ़िया सिस्टम क्रिएट हो गया, जिससे वो बिल्कुल एक्यूरेटली बता पा रहे थे कि कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे कौन सा पेंट बिकने वाला है। उसको अच्छे से प्रोडिक्ट कर पा रहे थे। इसकी वजह से हुआ क्या? वो एक दिन के अंदर 4 बार अपने जितने भी रिटेलर्स है उनको पेंट डिलीवर करने लग गए। ठीक है। उन्होंने कैंस डिलीवर करना शुरू कर दिया। अगर आप किसी भी रिटेलर के पास जाएंगे जो एशियन पेंट्स का पेंट बेचता है, तो आप उनसे पूछेंगे कि इस वाले कैन के अंदर कौन सा कलर है, उनको नहीं पता होगा। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि यहाँ पर कहते हैं हर 3 घंटे बाद एक गाड़ी आती है, वो हमारे पास पेंट छोड़ के चली जाती है, 3 घंटे में पेंट बिक जाता है, फिर एक दूसरी गाड़ी आके रिफिल कर देती है, दूसरे पेंट दे देती है, और वो भी ऐसे ही बिक जाता है। तो एशियन पेंट्स ने इतना बढ़िया सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो इस सिस्टम से हुआ क्या? इस सिस्टम की वजह से जो भी जितने भी रिटेलर्स थे, उनके पास इन्वेंट्री उनको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे अगर उनके पास नेरोलैक का पेंट है, बर्जर का पेंट है, तो उनको हफ्ता हफ्ता भर रखना पड़ता था, अपने पास स्टोर कर रखना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट काफी हाई चली जाती थी। लेकिन एशियन पेंट्स जो था, उनका हर 3 घंटे में रिफिल हो जाता था, उनके पास इन्वेंट्री रुकती नहीं थी, जिसकी वजह से उनके पास कैश बड़ी जल्दी आ जाता था, उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट बहुत कम हो जाती थी। इसकी वजह से हुआ क्या? एशियन पेंट्स ने जितने भी ये रिटेलर्स हैं, उनका मार्जिन और स्क्वीज कर दिया। ठीक है। क्योंकि वो बार बार रिफिल कर रहे हैं, उनकी इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं आ रही, तो उन्होंने और मार्जिन स्क्वीज कर दिया। तो होने क्या लगा? एशियन पेंट्स एमआरपी के ऊपर जितने पैसे हैं, उसमें 97% एशियन पेंट्स अपने पास खुद रखता है, और 3% जो डीलर होता है, रिटेलर, उसको रख देता है। और इसके कंपैरिजन में बाकी पेंट कंपनी से क्या होता था कि वो 40% जो था वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसी के अंदर लूज कर देते थे। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब के अंदर ही लूज कर देते थे।
जिसकी और वो सिर्फ 60% ऑन द एमआरपी अपने पास रख पाते थे, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स जो है काफी लो कॉस्ट पे और बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम्स में खेलने लगी और बेचने लगी। अगर आप पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से पूछेंगे कि वर्ल्ड के अंदर बेस्ट ईआरपी सॉल्यूशन कौन सी, उनका इंप्लीमेंटेशन किसने, कौन सी कंपनी ने किया है, तो उनका आंसर अमेजोन नहीं होगा, उनका आंसर एशियन पेंट्स होगा। एशियन पेंट्स ने डेटा एनालिटिक्स को इतनी खूबसूरती से यूज किया है। इंडिया के अंदर पूरे एरिया के अंदर हर घंटे पिछले 50 साल से एशियन पेंट्स ने लगातार खूब सारा डेटा कलेक्ट किया है, जिसकी वजह से भी सुपर पावर बन चुका है। और ये अब ऐसी मोनोपोली है जिसको कोई और बिजनेस हिला नहीं सकता। कोई भी बिजनेस अपने राइट माइंडसेट के अंदर एशियन पेंट्स को चैलेंज करने का सोच भी नहीं सकता। एशियन पेंट्स ने ऐसी मोनोपोली क्रिएट करी है। एशियन पेंट्स के पास इंडिया के अंदर 70,000 डीलर्स हैं जो दिन में 4 बार डिलीवर करते हैं पेंट्स को। तो हर एक दिन 2.5 से 3 लाख बार उनका पेंट डिलीवर होता है, ठीक है। और पूरे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, कोई भी एफएमसीजी प्लेयर हो, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है जो इतने नंबर ऑफ टाइम्स डिलीवर कर पाता हो एक दिन के अंदर जितना एशियन पेंट्स कर पा रहा है। और जो बर्जर पेंट्स है वो 40,000 टाइम्स डिलीवर करता है एक दिन के अंदर, ठीक है। तो वो एशियन पेंट्स जो है वो 7 गुना डिलीवर कर रहा है एज कम्पेयर टू बर्जर पेंट्स ऑन एवरी सिंगल डे। इतना बड़ा गैप है एशियन पेंट्स और जो सेकंड कंपेटिटर है बर्जर के अंदर। तो अभी हम इन दोनों का ही कंपैरिजन मेनली देखने वाले हैं। एशियन पेंट्स जो है उसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल, अब मैं आपको बता देता हूँ वर्किंग कैपिटल साइकिल होता क्या है। जब भी एशियन पेंट्स ने पेंट बनाना शुरू किया तो जो वो रॉ मटेरियल था वहां से मैन्युफैक्चर होने के बाद रिटेल के पास पहुंचने के बाद जो कैश में कन्वर्ट हो गया बिकने के बाद, ये पूरी जो साइकिल है ना इसको बोलते हैं कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल से लेके कैश इन बैंक, कैश एट बैंक का जो पूरा साइकिल है इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो एशियन पेंट्स की वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो सिर्फ 8 दिन की है। यानी कि रॉ मटेरियल, जब वो रॉ मटेरियल से पेंट बनाना शुरू करते हैं वहां से लेके उनकी बैंक में जब पैसे आ जाते हैं, ये सब पूरा प्रोसेस 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। बहुत ही कम बिजनेस है जिन इंडिया के अंदर जिनका आरओसीई इस लेवल पे है। उसके अलावा बर्जर पेंट्स 1/3 साइज का है एशियन पेंट से एज कंपेरिजन के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखोगे 1/3 है एशियन पेंट्स का, लेकिन फिर भी उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल 45 डेज की है। कहा वो 8 दिन में अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट करें और इनकी 45 डेज की है, जिसकी वजह से इनका आरओसीई काफी अच्छी में तरीके से मैनेज होने के बाद भी 25% पे रह जाता है और एशियन पेंट्स का 40% आरओसीई रहता है। एशियन पेंट्स पूरे इंडिया के अंदर 55% ऑफ द कंट्री को डिलीवर कर रहा है पेंट, और वो भी 4 बार एक दिन के अंदर, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स के पास जितना डाटा कलेक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स 60-20 टाइम्स ज्यादा है। और इतने सारे डेटा की वजह से इनके पास एक कमाल की सुपर पावर आ चुकी है डेटा एनालिटिक्स के थ्रू, कि ये बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा पेंट बिकने वाला है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए डेट, मान लीजिए 2 अक्टूबर को, मतलब अगले साल 2 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर कृष्णनगर के अंदर एक यहाँ पर दुकान है पास में ही पेंट की। इस दुकान के अंदर 3 बजे कौन सा पेंट बिकेगा, कौन से कलर का होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी, उसका साइज क्या होगा, ये एशियन पेंट्स एक्यूरेटली बता सकता है 98.7% की एक्यूरेसी के साथ। इनके पास इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है और इतना रिफाइंड डेटा है इनके पास, इतनी बढ़िया प्रोडिक्शन कर सकता है। तो रियलिटी के अंदर एशियन पेंट्स एक्चुअली में पेंट कंपनी तो है, बट उससे ज्यादा इनका मेन जो वर्क आता है वो आता है लॉजिस्टिक के अंदर और डेटा एनालिटिक्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था बजाज फाइनेंस भी एक्चुअली एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, एशियन पेंट्स भी उसी तरीके से एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी ही है जो इसके थ्रू अपनी मोड क्रिएट कर पा रही है। तो अगर आपको पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपका मन करे कि आपको एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अब मैं आपको कुछ टेक्निकल बाय पॉइंट्स बताता हूं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। वैसे तो ये बिजनेस इतना ज्यादा बढ़िया है कि आप इसके अंदर अगर एसआईपी के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, हर महीने कुछ स्टॉक्स ले लिए आपने, तो आपके बेस्ट रहेगा इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि कैश मेकिंग मशीन है, ये कैश बनाती रहेगी, चाहे कुछ भी हो ये कैश जनरेट करती ही जाएगी। तो सबसे बेस्ट तो रहेगा कि अगर आप एसआईपी मोड में इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर कोई टेक्निकल बाय पॉइंट से देखना चाह रहा है तो एशियन पेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था 2975 पे, जो ब्रोक हो चुका है, जिसकी वजह से अभी रेजिस्टेंस है। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है 2975, मतलब इसका जो प्राइस है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 2975 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हम उसको ब्रेकआउट मानेंगे और तब आप कुछ क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं आप। वरना अगर आप वेट करना चाहें, अगर आपको लगता है कि मार्केट और क्रैश हो सकती है, फिर होने वाली है, तो उसका जो एक लौता सपोर्ट है वो 2650 पे आ रहा है, ठीक है। तो आप उस लेवल पे बाय करना भी शुरू कर सकते हैं। वरना अभी भी अगर आप लेवल्स देखेंगे ये अपने टॉप से 15-20% डाउन है,
तो आप अभी भी इसके अंदर थोड़े बहुत स्टॉक रहते हैं, तो इसके स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप आगे कौन सी वीडियोस चाहते हैं, क्या टॉपिक्स होने चाहिए, वो भी मेरे को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।